उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव पहले चरण में ही संपन्न हो चुका है। बीजेपी विधायक भरत सिंह चौधरी का कहना है कि देश में अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और जनता तीसरी बार पीएम मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। वहीं कई मुद्दों पर विधायक भरत चौधरी ने कांग्रेस को भी जमकर घेरा। इन्हीं तमाम चुनावी विषयों को लेकर एचएनएन ने बीजेपी के रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से विधायक भरत सिंह चौधरी से खास बातचीत की है। देश में लोकसभा चुनाव गतिमान है। चौथे चरण का मतदान हो चुका है बीते रोज़ और तमाम चीज़ें जो हैं धरातल पर उतर रही हैं। प्रचार प्रसार के दृष्टिगत इस समय हमारे साथ उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक, रुद्रप्रयाग से विधायक भरत सिंह चौधरी जी मौजूद हैं। विधायक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं और पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि इस लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में सभी विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का संयोजक बनाया गया था। बतौर संयोजक कैसा अनुभव रहा इस लोकसभा चुनाव में? धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका और आपके सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं। और जहां तक लोकसभा चुनाव में संयोजक बनाए जाने का प्रश्न है, तो पहली बार पार्टी ने सिटिंग विधायकों को और जहां पर विधायक नहीं थे उन स्थानों पर जो विधायक के हमारे प्रत्याशी रहे हैं उनको संयोजक बनाया। और मैं समझता हूं कि ये एक सफल प्रयोग रहा। बहुत ही शानदार काम हुआ है। और रुद्रप्रयाग की अगर मैं बात करूं तो पिछली बार 2019 में 72.68 लगभग 73% मत पा करके हमारे जो सांसद के प्रत्याशी थे वो पहले स्थान पे 14 असेंबली सेगमेंट में रहे। और इस बार भी हमारा पूरा प्रयास है कि हम अपना वो रिकॉर्ड रिटेन करेंगे और 73% से ज़्यादा वोट हम जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं हमारे अनिल बलूनी जी, उनके पक्ष में मतदान करवाएंगे। लोकसभा चुनाव में अगर अनुभव की बात करें विधायक जी, तो कैसा अनुभव रहा इस बार चुनाव में? देखिए, अगर हम पिछले चुनावों से कंपैरिजन करें तो इस समय चुनाव की जो गति है थोड़ी सी ऐसा लगा जैसे चुनाव सुस्त है, धीमा है। और क्योंकि ये पहला चुनाव था हिंदुस्तान के इतिहास में जिसमें परिणाम पहले से सबको मालूम था, जनता को भी मालूम था कि एक तरफा ये चुनाव होने जा रहा है। तो आपने देखा होगा कि अक्सर एक तरफा जो मैच होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा रुचि दर्शकों की रहती नहीं है। तो कमोबेश इस चुनाव में भी यही स्थिति बनी हुई थी और जनता पहले ही मान चुकी थी कि ये बिल्कुल एक तरफा चुनाव है और भाजपा इसमें एक तरफा जीत हासिल करेगी। विधायक जी, आप बहुत सीनियर नेताओं में से एक हैं पार्टी के और एक धुरी हैं। आपको क्या लगता है, 4 चरण के चुनाव निपट चुके हैं लोकसभा के, आकलन आपका क्या कुछ कह रहा है? देखिए, जो 400 पार का नारा हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है, आप जानते हैं कि हमारा जो थिंक टैंक है वो बहुत गहराई से सोच समझ करके ही कोई बात करता है। तो जिस तरह से नॉर्थ जो इंडिया है, उत्तरी भारत में हम अपना पिछला परफॉर्मेंस दोहरा तो रहे ही हैं, लेकिन जो एक अंडर करेंट पूरे दक्षिण भारत में है, तो हमें पूरा यकीन है कि 400 पार का जो नारा है वो पूरी तरह से कामयाब रहेगा। कांग्रेस की विचारधारा को इस समय आप किस दृष्टिकोण से मापेंगे? क्योंकि जहां वो कह रहे हैं कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने 21 करोड़पति खड़े कर दिए, उद्योगपति खड़े कर दिए, हम सैकड़ों लाखों की संख्या में करोड़ों लाखपति बनाएंगे। और पीएम मोदी का भी हमने बयान अभी सुना था करीमनगर में, तेलंगाना में, कि कांग्रेस जो है लोगों की आर्थिक समीक्षा करेगी, संपत्ति की। तो किस विचारधारा को कांग्रेस लेके चल रही है? क्या कम्युनिस्ट विचारधारा को लेके चल रही है? इस बार कांग्रेस का एजेंडा क्या लग रहा है? इंडी गठबंधन का एजेंडा क्या लग रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि अपने लंबे इतिहास में पहली बार पूरी तरह से दिग्भ्रमित कांग्रेस पार्टी हो चुकी है। कोई आइडियोलॉजी उनकी रही नहीं
और सच बात तो ये है कि उनके जो नेता हैं राहुल गांधी, वो जो कहते हैं उसको ही कांग्रेस की हम विचारधारा कह सकते हैं, और वो जो कहते हैं उसको न तो देश और न पूरा उनकी पार्टी बहुत संजीदगी से, बहुत गंभीरता से लेती है। तो मेरा मानना है कि इतनी भ्रमित मेरा भी लगभग 40-42 साल का राजनीतिक जीवन है, और कांग्रेस में रहने के नाते कांग्रेस को बहुत करीब से देखने का भी मुझे मौका मिला। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी भ्रमित कभी भी कांग्रेस पार्टी नहीं रही जितनी इस बार वो है। और मेरा ख्याल है कि अभी तक का जो सबसे पुअर परफॉर्मेंस है, जो सबसे ख़राब प्रदर्शन है, वो इस समय पार्टी करने जा रही है। विधायक जी, हमने देखा है कि चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला हो, कोविडशील्ड वैक्सीन को लेकर भी बयानबाजी हुई कि जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदवाया उसी को वैक्सीन का पूरा ठेका दे दिया। चाहे वो बीफ सप्लाई की बात हो, बीफ कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदवाए। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन मुखर है, घेराबंदी करने का प्रयास कर रही है। देखिए, ये उनका नाकाम प्रयास है। जहाँ तक इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल है, पहली बार हिंदुस्तान में चुनावी खर्चे को जो है वो पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया। और अब वो कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, उनकी भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए उनको उस अनुपात में इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं मिल पाए, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि जिस पार्टी के जितने अच्छे चांसेज होते हैं, जितनी अच्छी संभावनाएं होती हैं, निश्चित रूप से उनको उसी अनुपात में जो है लोगों का सहयोग मिलता है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो वो नया बोल रहे हैं। और अभी तक का जो राहुल गांधी का इतिहास है, चाहे वो राफेल का मुद्दा हो, चाहे चौकीदार चोर का मुद्दा हो, हर उन्होंने जो भी मुद्दा उठाया उस पर उनको मुंह की खानी पड़ी है। और इस बार फिर से, और मेरे ख्याल से जहाँ तक देश का सवाल है, देर सवेर देश को ये चीज़ समझ में आएगी कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था थी वो सबसे पारदर्शी, और ऐसी परिस्थितियों में मुझे नहीं लगता है कि उससे बेहतर कोई दूसरी व्यवस्था देश के लिए हो सकती थी। हमने देखा है फर्स्ट फेज का जब चुनाव निपटा, कांग्रेस के बड़े नेता ये कहते नजर आए, हालांकि चुनाव आयोग ने कुछ दिनों बाद 6% मत प्रतिशत बढ़ा हुआ दिखाया। उसको लेकर भी कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत जैसे नेता बोलते नजर आए कि आखिर चुनाव आयोग की मंशा क्या है, किसके लिए चुनाव आयोग काम कर रहा है। ये संवैधानिक संस्थाओं पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाया है। देखिए, हमारे यहाँ गढ़वाली में एक कहावत है, गंवार का मन थंवार। अपने आप को तसल्ली देने के लिए उन्होंने कुछ दिनों तक ये शगुफा छोड़ा कि क्योंकि मतदान कम हुआ है और निश्चित रूप से उसका लाभ जो है वो विपक्षी पार्टियों को मिलेगा। लेकिन वो भूल गए कि मतदान अगर कम हुआ है तो इसलिए हुआ है कि उनके जो समर्थक थे उनको इस बात का इल्म हो चुका था कि हमारा वोट किसी काम नहीं आने वाला है। तो इसलिए जहाँ तक हमने ज़मीनी हकीकत को देखा है, जो अपोजिशन का वोटर था वो बहुत रिलुक्टेंट था, बहुत उदासीन था, और वो चल करके मतदान केंद्रों तक नहीं आया है। तो अगर कम मतदान हुआ है, वैसे तो कम हुआ नहीं है, क्योंकि बाद में जो आंकड़े आए हैं उनसे स्पष्ट हो चुका है कि लगभग वही प्रतिशत रहा है जो पिछले चुनाव का था। अच्छा विधायक जी, चौधरी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। आप तो बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं। बहुत ज़्यादा मतदान अगर हो जाता है, मत प्रतिशत बहुत रहता है, तो ये लगता है कि जनता बदलाव के मूड में है। लेकिन औसत मतदान पिछली बार की तरह लगभग मिला जुला इस बार भी रहा है। आपको लगता है कि हो सकता है बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो निकले ही नहीं, ये मान के चले कि पीएम मोदी बनने वाले हैं तो क्या निकले, धूप है, तो क्या ये फैक्टर भी रहा है? देखिए, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, जिनकी सकारात्मक सोच होती है उनमें ऊर्जा होती है, उनमें उत्साह होता है। और जो लोग समझ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार फिर से बनने जा रही है, 400 पार का जो आंकड़ा है वो अचीव करने जा रही है,
वो निश्चित रूप से घर से बाहर निकले हैं, मतदान केंद्रों तक आए हैं। लेकिन जिनको पहले से इस बात का एहसास हो चुका था कि 2019 से भी बुरी हार इस समय होने वाली है, तो वो बड़े उदासीन रहे और वो मतदान केंद्रों तक बहुत कम संख्या में आए। विधायक जी, इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता इस बात को कह रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी की सीटें कम होने वाली हैं, बिहार में कम होने वाली हैं, झारखंड में कम होने वाली हैं, छत्तीसगढ़ में कम होने वाली हैं, महाराष्ट्र में कम होने वाली हैं, उत्तर प्रदेश में भी कम होने वाली हैं, तो फिर बीजेपी की सीटें बढ़ कहाँ रही हैं? ये लगातार बातें आ रही हैं। देखिए, अगेन मैंने आपसे कहा कि दिल बहलाने के लिए गालिब जन्नत ख़याल अच्छा है। जब तक चुनाव के परिणाम नहीं आते हैं तो इसी तरह की जो कल्पनाएं हैं उनसे वो अपने दिल को बहलाए रखेंगे। और कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सीट कम होने नहीं जा रही हैं, बल्कि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहाँ पर बम्पर जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है और 400 का आंकड़ा हम पार करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी अगर प्रधानमंत्री बन गए तो लगता है कि नेहरू का जो रिकॉर्ड है वो भी टूट जाएगा। सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मोदी जी ने कहा है, अभी तो ट्रेलर था, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। 370 राम मंदिर, ये तो वो वायदे थे जो पीछे लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान की आवाम के सामने किए थे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ड्रास्टिक चेंजेज, कुछ मूलभूत परिवर्तन होंगे जिससे इस देश की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली हैं। और विश्व गुरु का जो तमगा हमको लंबे समय तक हासिल रहा, एक बार फिर से देश उसी दिशा में आगे बढ़ने वाला है। विधायक जी, आजकल राहुल गांधी एक किताब लेके घूम रहे हैं, संविधान की किताब। हर जगह भाषण में वही दिखा रहे हैं कि इस संविधान को मोदी जी खत्म करने वाले हैं अगर दोबारा आ गए तो। देखिए, ये उनकी अल्पज्ञता है, उनका छिछोरापन है। जहाँ तक संविधान का प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने लंबी मशक्क़त के बाद मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे विस्तृत ये संविधान है। और दुनिया के जितने भी प्रजातांत्रिक देशों के संविधान हैं सभी की विशेषताओं को अपने में समेटे हुए है। लेकिन उसके बावजूद समय और परिस्थिति के अनुसार कुछ नई अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस उत्पन्न होती हैं, तो उस समय संविधान में लगातार अमेंडमेंट होते रहे हैं। और आज की तारीख में पिछले 70-75 सालों के दौरान 150 के आसपास जो है संविधान में संशोधन हो चुके हैं। तो इस तरह के छोटे मोटे जो संशोधन हैं, जब भी उनकी आवश्यकता पड़ेगी वो निश्चित रूप से होंगे। लेकिन संविधान के प्रति जिस तरह से मोदी जी की आस्था है, जिस तरह से आपने देखा जब वो संसद भवन में पहली बार उन्होंने प्रवेश किया तो किस तरह से संसद की सीढ़ियों पे अपना माथा टेक करके उन्होंने अपना कदम संसद भवन में रखा, तो वो इस बात का परिचायक है कि भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके प्रति कितना आदर और सम्मान मोदी जी के मन में है। विधायक जी, आज पीएम मोदी का नामांकन रहा, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, कई केंद्रीय मंत्री रहे। क्या लग रहा है कि ये क्या मैसेज है? काशी कॉरिडोर बना, क्या मैसेज जाएगा देश में? देखिए, आज का जो नामांकन था वो अद्वितीय था, अभूतपूर्व था, अद्भुत था। ऐसे नज़ारे कम से कम अपने जीवन काल में हमें कभी देखने को नहीं मिले। और ये जो नज़ारा है इसके दूरगामी परिणाम होंगे। भारत को एक बार फिर से मोदी जी का नेतृत्व हासिल होगा और उनके नेतृत्व में देश विकास के नए नए आयामों को छुएगा, नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। 4 जून को आपका आकलन क्या कहता है? मेरा अंतिम प्रश्न यही है। उत्तराखंड में 100%, उत्तर प्रदेश में 100%, हरियाणा हिमाचल में 100%, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 100%,
महाराष्ट्र में 2/3 और उसी तरह से 2/3 सीटें हमको पश्चिमी बंगाल में मिलने वाली हैं। दक्षिण में हम नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं। तो नेट सेल में मैं कहूँ तो 400 पार का नारा सार्थक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। धन्यवाद विधायक जी हमसे बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक रुद्रप्रयाग से भारतीय जनता पार्टी के विधायक भरत सिंह चौधरी जी से। बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है भरत सिंह चौधरी जी का, 40-42 सालों का राजनीतिक अनुभव है। राजनीतिक निचोड़ भरत सिंह चौधरी का अंततः ये निकल के आया है कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो बहुत सारी जगह 100% और जहाँ पर प्रयास हो रहा है खाता खुलने का वहाँ भी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा और 400 प्लस का नारा बीजेपी सफल करके दिखाएगी। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।